सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग दोस्तों। वी आर हेयर नर्चर लाइफ टॉक्स में एक बार फिर से हम आ चुके हैं। जैसा कि हमने वादा किया था पिछले हफ्ते आपसे कि हम एक नए गेस्ट के साथ बहुत सारी बातें लेके आपके पास आएंगे। और आज हम एक बहुत खास मेहमान को लेकर आए हैं जिन्होंने बिहाइंड द कैमरा रह के बहुत काम किया, इंडस्ट्री में बहुत नामचीन शख्सियत है। इन्होंने जैसे कि शोज बड़ा बहू और साडा हक और भी बहुत सारे नामचीन शोज का डायरेक्शन किया है। आज हमारे साथ हैं इकबाल रिजवी साहब। इकबाल, हेलो, वेलकम ऑन Hello, दिस शो। thank you so much. Thank you for having me on this show. Sir, शुक्रिया। प्लेजर। तो आप बताइए, कल आपकी ईद कैसी रही? कोविड में फैमिली के साथ ही बिताई, सब प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए। फैमिली या रिश्तेदारों से मुलाकात नहीं हो पाई, घर में ही थे, बट उम्दा खाना खाया, लजीज खाना खाया और बहुत सारा प्यार मिला। बट ये तो है, आप मानेंगे इस बात को कि कोरोना ने और नजदीकी बढ़ा दी है। बिल्कुल, दूरियों से और नजदीकी का एहसास होता है इंसान को। दो तरीके हैं इस चीज को देखने को। या तो आप जैसे हमारा आज टॉपिक है, डिप्रेस हो जाए, क्या हम घर में बंद पड़े हुए हैं, या बिल्कुल हम सोचे कि ये वक्त मिला है फैमिली के साथ और वो सब नज़ारिया जाने एक दूसरे के बारे में, और पहचाने एक दूसरे को, विच गोज बियॉन्ड द यूजुअल कन्वर्सेशन। बिल्कुल। सो वेरी वेरी मतलब इट वाज अ वेरी जो इट इज अ जो वेरी है उसमें इंटरेस्टिंग बस फेज खुशी। ऑफ लाइफ। या एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। जो है, जो चीज है उसमें खुशी ढूंढना बहुत जरूरी है, मुझे लगता है। अब कोरोना बिल्कुल ने हमें सिखा दिया है टू लुक बिल्कुल एट द बिल्कुल, पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ। एब्सोल्युटली दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके बुरा मानने से या अपसेट होने से कोरोना ऐसे नहीं चला जाएगा। So how बिल्कुल। you approach it is what will define you and define the way you will spend the rest of the days. तो हम अपनी बातचीत का सिलसिला शुरू करें एक बार। Yes, sure, sure. हमारे थोड़े सवाल जवाब और थोड़ी वो बातें जो हमारे गेस्ट जानना चाहेंगे आपके बारे में, और शायद आपकी जिंदगी से उनको एक सीख मिले और आपकी जिंदगी से आज वो कुछ ले जाएं अपने साथ। तो बचपन से शुरू करें। No, fantastic. तो बचपना तो बहुत अच्छा गुजरा। जॉइंट फैमिली थी, बहुत लोग थे, कजन्स थे, अंकल्स थे, उस माहौल में बड़े पले। फिर I was 7 years old when I went to a boarding school, हाँ, the Lawrence School, Sanawar, which is near Shimla. जी। It's a boarding school. और वहाँ मेरी परवरिश हुई, and I was there for about 8 years of my life there. And the best part was the friends that I made there. They've stayed with me for life. And by the way, today is Happy Friendship Day, so happy आपको friendship मुबारक हो दोस्ती, everyone. आपको भी। Yes. तो फ्रेंड्स बहुत बने वहाँ पे। एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस सीखने को मिला कि हाउ टू बी इंडिपेंडेंट इन लाइफ, बिकॉज वहाँ पे कोई आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकता था, खुद आपको जी ही लेना था। सो जी। ये मैंने बहुत कम उम्र में सीखा। और जब छुट्टियों के लिए आते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो वक्त कहाँ निकल जाता था, सब फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ माय लाइफ वेयर at one hand you are being taught independence and हाँ, you're grooming yourself, और दूसरी बिल्कुल तरफ आपको फैमिली का प्यार का महत्व पता चल जाता था, क्योंकि आप जब बिल्कुल। थोड़े दिन के लिए आते थे, आप रियलाइज करते थे कि व्हाट यू वर मिसिंग, एंड यू मैंने आपसे टेंड टू वही ग्रो कहा, अप। कोरोना ने भी हमें वही सिखा दिया है कि दूरियों यस, से हमें एहसास होता है अपनों का। पास रह के उतना एहसास नहीं होता, उनकी इतनी हमें साथ में रह के होता है कि यार क्यों है हमारे साथ, लेकिन जब दूर जाते तो हमें लगता है कि क्यों नहीं है हमारे साथ। तो करेक्ट। कोरोना सो टाइम, हॉस्टल टाइम वाज ऑलमोस्ट द सेम। एब्सोल्युटली, तो बोर्डिंग स्कूल में जब था मैं, तो वहाँ पे बिसाइड्स इंडिपेंडेंस सेंस ऑफ वैल्यू सीखने को मिला। हाउ डज योर you know friend or your dormitories होती थी, तो उसमें 52 people used to be there in one dormitory। तो किसी को क्या फीलिंग हो रही, क्या एहसास हो रहा है, उसके कंधे पे हाथ रखना, कभी कोई हमारे कंधे पे हाथ रखता था। तो बहुत पहले ही मैंने समझ लिया था कि द वैल्यू ऑफ लेंडिंग अ शोल्डर। तो या वहीं कहीं से मेरी थॉट प्रोसेस और मेरी लाइफ की थिंकिंग बहुत डिफाइन हो गई।
बिल्कुल, बिल्कुल। एक बार मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी कि हम हमारे बचपन को एक ख़ास मेमोरी डिफ़ाइन करती है। कभी-कभी वो मेमोरी बहुत अच्छी होती है, जिसको हम ज़िंदगी भर अपने साथ कैरी करते हैं और कभी-कभी बहुत बुरी होती है, जो हमारी ज़िंदगी पे एक गलत छाप भी छोड़ देती है और हमें हॉन्ट करती रहती है हमेशा। आखिरी दम तक भी हॉन्ट करती है। कहते हैं कि 8 साल तक दिमाग का और दिल का पूरा डेवलपमेंट होता है। तो कौन-सी ऐसी मेमोरी है जिसको आप कहना चाहेंगे कि आपकी बहुत ख़ास मेमोरी है बचपन की? और एक ऐसी मेमोरी जो बहुत नेगेटिव है। देखिए, जहाँ से मैंने दुनिया को समझा है और नज़रिया रखा है, अ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि कोई चीज़ नेगेटिव मेरे ज़हन में ना रहे। One is human, so one undergoes that emotion for that time being, but I हुँ, try and not let it dwell in my mind for too long. So, uh, coming to the happy memory as a child, uh, बहुत सारे थे, बहुत सारे थे, but memory of going to school, this boarding school for the first time, हुँ, बहुत क्लियरली मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं खुश भी था। अ, अम्मी ने हमेशा मेरे को ऐसी तालीम दी कि वो मुझसे अक्सर कहती थी, तुम शरारती बनोगे या मस्ती करोगे तो मैं तुम्हें बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजूंगी। दिस वाज द रिवर्स साइकोलॉजी शी हैड यूज्ड। बस सो यहाँ दिस वर्ल्ड शी हैड क्रिएटेड फॉर मी कि जहाँ पे बोर्डिंग स्कूल में जा रहे हो और दोस्त बनेंगे और तुम्हें ये मिलेंगे वो मिलेंगे और खुद के साथ रहोगे। सो नेवर डिड आई फील जो नॉर्मली आज आम आदमी करते हैं, कहते हैं या फैमिली में लोग कहते हैं कि तुम मस्ती कर रहे हो ना, मैं तुम्हें बोर्डिंग भेजूंगा। सो बिल्कुल। दैट इट्स अ नेगेटिव वे ऑफ पुटिंग थिंग्स। बोर्डिंग इज नॉट अ जेल हुँ, एंड यू कैन रियली एंजॉय योर टाइम देयर। तो बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। ये बहुत एक्साइटेड था मैं। पहली बार पहाड़ों में जा रहा था। पहली बार मैंने 7 साल की उम्र में बर्फ देखा। वाओ! स्कूल में रहा और मोटी मोटी उंगलियां हो गई। और द सेकेंड डे जब अम्मी छोड़ के वहाँ पे वापस चली गई थी, वो जो रात हुँ, थी हमारी, दैट इज़ वन ऑफ माय चाइल्डहुड मेमोरीज जो मेरे साथ रही कि जब हर बच्चा अपने पलंग में सिसक रहा था और फिर एक एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, सब सिसकने लगे और रियलाइज चेन किया कि रिएक्शन हम लोग सब अकेले हैं। और बिल्कुल। फिर एक दूसरे का चेहरा भी देखा तो रियलाइज किया कि बस हम यही हैं एक दूसरे के लिए। सो दैट वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट मेमोरी इन माय लाइफ, बिकॉज उससे मेरे ज़िंदगी का फ़लसफ़ा भी बना कि लोग के साथ में चलो, साथ में लेके चलो एंड बी देयर फॉर पीपल, बिकॉज़ पीपल विल बी देयर फॉर यू। ये बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। और ये दोस्ती से ही मिलता है, बिकॉज़ निस्वार्थ रिश्ते होते हैं वो। खून के नहीं होते हैं, बट एक एक दर्द एक साथ सहने की वजह से एक दोस्ती बनती है, एक एक्सपीरियंस साथ में करने की वजह से दोस्ती बनती है और वो रहती है। मेरे बचपन के दोस्त तो बॉम्बे के भी। आपके बचपन के दोस्तों के बारे में बताइए कि जो आपके उस वक़्त दोस्त बने थे, सेंट लॉरेंस सनावर में, तो वो आज भी हैं आपके दोस्त? आज भी यस, आप उनसे बात यस, यस, करते हैं? सनावर वो के आपकी दोस्त ज़िंदगी का इनफैक्ट अहम हिस्सा हैं? बिल्कुल बहुत ही अहम है। वो लोग are very supportive of me and we all are supportive of each other. We have our own group वाओ! जिससे हम लोग अपने पुरानी बातें याद करते, ताल्लुकात रखते। हमारा गेट टुगेदर होता है हर साल, उसमें कई आके शरीक भी होते हैं, तो वहाँ पे वापस रिन्यू हो जाते हैं रिलेशंस। एंड बोर्डिंग स्कूल फ्रेंड्स आर फॉर लाइफ। सिमिलरली तो जो मेरे बॉम्बे में फ्रेंड्स थे, हैं सॉरी मुंबई में, वो लोग भी अभी भी जुड़े हुए हैं, साथ में हम लोग बड़े हुए हैं। और एक अलग किस्म का उनके साथ रिश्ता था, क्योंकि मेरा रिश्ता उनके साथ 1.5 महीना 2 महीने का होता था, बट बहुत मजबूत था। एंड एज यू ग्रो अप, यू वेंट टू कॉलेज, you made friends and they're there with me. I am very lucky ki I've been very very rich in this manner, because I have some fabulous friends and I've made some amazing friends who are a great emotional support for me today and have been always and will continue to be like I would like to be for them.
तो काफी खुशकिस्मत हैं आप। जैसे आप मुझे एक बात बताइए, जो आपके 1.5 महीने वाले दोस्त आपने अभी जिक्र छेड़ा, जो बॉम्बे वाले दोस्त होते थे आपके, तो जब जी। आपकी रुखसती होती थी, आपको जब वापस भेजा जाता था बोर्डिंग में, तो आंसू बहाते थे? जब आप आंसू, गाड़ी में बैठ के जा रहे होते थे तो कैसा महसूस होता था कि अब इन अरे दोस्तों को मैं छोड़ के जा रहा हूँ, वो अब क्या होगा? अब बहुत बिल्कुल लंबे अरसे के बाद मुलाकात होगी। बिल्कुल, एक हफ्ते पहले से वो लोग दरख्वास्त और पेशी देना चालू कर देते थे अम्मी को घर पे कि मत भेजो। और बहुत एक रुखसती जो होती है ना दुल्हन की, वैसे रुखसती होती थी। सब रो रहे हैं, मेरे को गाड़ी में जाते हुए देख रहे हैं। तो बाकायदा बहुत ड्रामा होता था। एंड उससे उनका प्यार भी झलकता था। एंड हम्म। दैट वाज अ ग्रेट सपोर्ट फॉर मी व्हेन आई वाज इन स्कूल आपको आल्सो। गाड़ी को धक्का लगा देते वो लोग, जैसे अक्सर देखा जाता है विधाई होती है हमारे टेलीविजन शो पे, और हम नहीं नहीं धक्का लगवाते हैं गाड़ी वो नहीं भी एक नहीं, मोमेंट गाड़ी होता है बहुत खूबसूरत, आंखों में आंसू, धक्का लगाया जा रहा है गाड़ी को और आप बाय बाय कर रहे हो शीशे से झांक के, ऐसा कुछ? आ- आंखों के आंसू तक तो बात सेम थी। एंड हाँ। so being friendship day, I want to just say thank you to all my friends for being part of my life. My family also, my wife is like a friend to me, हाँ। and we share a relationship which is goes beyond spousal relationships. तो एक दोस्त ब्यूटीफुल। है, तो मैंने हर रिश्ते में एक दोस्त ढूंढा है। अम्मी और मेरा रिश्ता तो कमाल का था, एक दोस्ती का ही था। दोस्त है वो, तो मुझसे ऐसी ऐसी टॉपिक्स पे बात करती थी जो मैं लाल पीला हो जाता था। बट that was the faith and the trust we had built, and that बिल्कुल। stayed with me and has translated into my life with my wife and my children. I'm more like a friend to them. Of course I'll be a अच्छा। parent to them when I need to be, but दोस्ती का रिश्ता बना हुआ है हमारा एक बार सब। आपने मुझे बताया था, एक बार आप जब जिक्र हो रहा था कि आप घर में सबसे बड़े, भाई बहनों में सबसे बड़े थे आप, तो क्या आप यस पे सर। बहुत ज्यादा प्रेशर होता था प्रूव करने का, उनके सामने एक मार्क सेट करने का? तो और ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता होगा घर में, आपके छोटे भाई बहन आपको जी, एग्जाम्पल के तौर पे देखते होंगे, तो बताइए उस तो प्रेशर के बारे में कुछ शेयर कीजिए। जी, तो ये फ्रेंड्स और जो फैमिली में था, तो मैं अपने जनरेशन में सबसे बड़ा हूँ। एंड ऑफ कोर्स मेरा एग्जांपल दिया जाता था। मैं बोर्डिंग स्कूल भी गया था, तो उस वक्त जा भी रहा था, तो बोर्डिंग स्कूल के एग्जांपल दिए जाते थे। एंड मेरा स्वभाव ऑफ लर्निंग एंड वांटिंग टू बी एजुकेटेड एंड रीडिंग बहुत था। तो कई जगहों पे मेरा एग्जाम्पल दिया जाता था। और उसके साथ एक एक हल्का सा सिर्फ ये प्रेशर आता है कि विदाउट यू नोइंग इट यू आर अ रोल मॉडल। हम्म। तो ऐसे में वो प्रेशर बनता है, और बहुत फैमिलीज में होता होगा, वेयर बिल्कुल। children are compared. Sometimes we end up comparing my two daughters, Fiza and हम्म। Zara, also uh, with each other, which is I feel not a good thing, because everybody is an individual. तो इसमें हम्म। ये मैंने ये रियलाइज किया कि यू डोंट इवन नो यू आर द रोल मॉडल, बट यू आर द रोल हम्म। मॉडल। हम्म। आप जब छोटे हो तो आपसे ये सोचते मैं बड़ा हूँ तो मुझे सब प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। तो दैट वाज द बिल्कुल। रीजन दैट वाज देयर। बट in today's time, because of the exposure and because of you know so much of knowledge and being imparted and social media and all, the pressure is far greater. तो मैं आपसे सवाल जानना चाहूंगी कि जब आप टीनेजर थे तो क्या आपको अपना गोल क्लियरली दिखता था? क्योंकि कमिंग फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, जहाँ आपकी पूरी फैमिली में आर्ट्स को फॉलो करते थे, आपकी अम्मी शी वाज अ एमिनेंट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड, तो आपको ऐसा था कि मुझे आर्ट्स ही लेना है, या फिर घर से ये भी था एक प्रेशर कि नहीं नहीं तुम एजुकेशन बेस्ड अपना एक करियर चुनो? No, no. करियर चॉइस के तो मामले में आपको फ्री हैंड दिया गया था, या फिर नहीं नहीं, द नहीं फैक्ट जानना दैट आई था? वेंट टू द कि शहर ये था कि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा गया है, वो एक एग्जाम्पल था कि मुझे ऑलराउंड एक तालीम मिले। जी। नॉट ओनली जस्ट एजुकेशनल, बट स्पोर्ट्स, कल्चर, हम्म। dramatics, arts, all forms of training you हम्म। get an exposure, because it would then जी। define, और वो अलाउ करता कि मुझे डिसाइड करने को कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। बिल्कुल। और my best friend Nadeem's
my neighbor, and he's also from a artist. His father was from the artistic background. तो हम लोग अक्सर आई ग्रू अप, सो शुरू में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, बिकॉज सब लोग बोलते थे चार्टर्ड अकाउंटेंट मेक्स अ लॉट ऑफ पैसे मनी, बहुत एंड दैट कमाते वाज माय ओनली रीजन टू बिकम अ चार्टर्ड। अच्छा बट एज आई वेंट अलोंग मैंने रियलाइज किया कि आई वाज ड्रॉन टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग। और बचपन में हम लोग अक्सर शूटिंग शूटिंग भी खेलते थे। हम लोग एक रिक्रिएट करते थे और प्रिटेंड करते थे कैमरा इधर है ये वो। सो इट वाज अ वेरी अनयूजुअल थॉट कि wanting to be a director. Not most kids feel that at that age. अब तो एक्सपोजर है तो बहुत लोग यू कैन थिंक इन ग्रेटर टर्म्स। तो मैं was very clear I wanted to be a director for sure. एक सवाल ये पूछना चाहूंगी अब कि जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, सो वर यू हॉन्टेड बाय दिस फीलिंग कि मैं वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वर्थ नहीं? कभी ऐसा फील हुआ? अपनी नहीं अहमियत के में कभी नहीं, कमी महसूस हुई? वर्थलेस तो मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया था। बट जैसे हमारे उर्दू में कहते हैं एहसास कमतरीन कभी कभार लगता था, बिकॉज यू नो व्हेन यू सी व्हेन यू आर ग्रोइंग और आप एक रास्ता आपने चुना है और आप उस पे स्लो चल रहे हैं, योर ग्रोथ इज स्लो, देन यू गेट अ फीलिंग ऑफ आई हैव नॉट अचीव्ड इनफ और हैव आई टेकन द रॉन्ग डिसीजन। तो दैट टाइम यू गो थ्रू सेल्फ डाउट एंड पैंग्स ऑफ सेल्फ डाउट। बट मैंने कभी अपने आप को वर्थलेस नहीं समझा, बिकॉज अगर मैं वो सब सोचता तो शायद आई वुड हैव गॉट इनटू हेवी डिप्रेशन एंड यू नो उसके रैमिफिकेशंस बहुत बुरे होते मानसिक। एंड उस वक्त तो इतनी नॉलेज भी नहीं थी इस सब टॉपिक्स के बारे में, सो देयर वुड हैव बीन एनी गाइडेंस टू इट। तो मेरा सजेशन मेरा मानना ये था मेरे लिए कि मैं आई नेवर लेट माई सेल्फ फील नॉट वर्दी ऑफ माई सेल्फ। और उसकी कोई पर्टिकुलर वजह नहीं थी, बट जस्ट दैट आई बिल्ट दैट mechanism and defense in my system. And I would like to tell people today ki don't let yourself feel worthless, because once you go down that path then it's very difficult to come back. And that's what I've been trying to advocate and say to the world when I try and talk about mental health and stuff like that. And मैं उस मेंटल हेल्थ के मुद्दे पे बस आने ही वाली हूँ। उससे पहले मैं आपका बस एक अर्जुन एक आपकी जब आप प्रोफेशनल बन गए थे, आपने काम शुरू कर दिया था, तो मैं उसके ऊपर एक सवाल पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने जब अचीव करा, आप डायरेक्टर बने, आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या थी? आप see, खुशी किस चीज में ढूंढते थे? क्योंकि so एक काम जब होता है उसके बाद होता है कि अब इसके बाद क्या, और उस वक्त इंसान बहुत रेस्टलेस होने लगता है, बिकॉज यू बिकेम एन अचीवर। आप डायरेक्शन करना चाहते थे, उसमें भी आपने काफी कुछ अचीव किया, तो उसके बाद आपकी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस क्या थी? no, so the thing is, Seher, is ki fortunately I did become what I wanted to be. So I always wanted to be a director, but I didn't start off like that. First thing after college, I took up a job in marketing medical equipment, and which is a field that has got nothing to do with our field. And I Exactly. believe me, मैंने सब operations देखे हैं while marketing with top doctors. And मेरा job था, बहुत difficult job था, to get money out of doctors, which is again reverse of their रिवर्स ऑफ ईयर। bill. तो हम सबसे पैसे So, निकलवाते हैं, हम कौन से पैसे so निकलवाते थे? नहीं, तो they do their job and they get paid for that. बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू किया था, बट इवेंचुअली उस कंपनी में मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट मैं उनके एड्स कैंपेन बनाने लग गया, डिजाइन करने लग गया, कॉन्सेप्चुअलाइज करने लगा। तो देन आई रियलाइज कि आई हैव टू गेट इनटू माय फील्ड व्हिच इज माय कॉलिंग। एंड आई वुड टेल एवरीवन देयर कि प्लीज फॉलो योर कॉलिंग, बिकॉज if you are not happy, you can't make the world happy or be happy and spread happiness. So find your calling and follow it through and believe in it, you will achieve it. So it is very, very important. So when I got into ये आपने direction, बहुत then
इंटरेस्टिंग बात बताई। मैं इस पे एक और सवाल पूछना चाहूंगी कि जब आप अपने डॉक्टर से मिलते थे तो वहां से उनकी लाइफ से आपने क्या पिक करा, एक वो चीज जिससे आपको शायद एक इंस्पिरेशन मिला हो कि मुझे भी वो करना है जो ये अपनी जिंदगी में कर रहे हैं और इतने जुनून के साथ कर रहे हैं। जी। शायद आपको तो ये कुछ दिखा हो ऐसा। नहीं नहीं, बिल्कुल दिखा। जब मैंने देखा कि एक वहाँ पे इंसान लेटा हुआ है, उसका ऑपरेशन हो रहा है, the बिल्कुल faith he has in the doctor to बिल्कुल। allow himself to go in that state, that was a big learning for me, because मैंने दो चीज सीखी उससे। एक ये हम्म, सीखा कि हुनर के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको जिंदगी में किसी और के डिफरेंस लाना हो या अपने लाइफ में लाना हो, तो पहले एक हुनर सीखो। बिल्कुल। दूसरी बात ये था कि I wanted to be like the doctor, where people trust me with their beliefs and with their thoughts and with their projects, हाँ direction के बिल्कुल मुतालिक, बिल्कुल। कि जी I can deliver for them the belief they have. So I worked very hard for it. So uh, when I started assisting, I assisted Ken Ghosh, and we हम्म, were the first people to make the music videos in India. तो हमने कुछ 50-100 वीडियो बनाए before somebody else came in the market and started making videos. So it was a new genre of filmmaking in हम्म, India, and I learnt a lot on that. Then I realized, अम्मी ने मुझे कहा था कि अगर if you want to be a good director, learn editing, learn something हम्म, technical. So I listened to her, and thankfully I listened to her, and I joined a very top ad and documentary filmmaker, Mr. Zafar Hai. And there I learned, and I dedicated myself to 4 years of editing, international documentaries, advertisements, you know, music videos. And then for Star TV, we learned at that time there's something new coming out called the non-linear editing, which was हम्म, computer-based editing. जी। And I'm proud to say कि हमारा शो था स्टार पे, दाल में काला, which was the first show to go on air via जी हाँ, the ऑनलाइन एडिटिंग। edited via the non-linear medium, which I advocated and I insisted and helped in that, because I was the editor. ब्रिलियंट तो मैंने बहुत कुछ ब्रिलियंट। उससे सीखा। तो एडिटिंग से मेरी डायरेक्शन का बेस स्ट्रांग हो गया। I could conceive a scene, I can understand a scene while reading it, I know how it should be interpreted. And what it helped me was, it helped me add nuances. अभी एक यूजर ने सवाल पूछा है, विच ऑफ योर प्रोजेक्ट्स यू लाइक मोस्ट एंड यू वुड रिकमेंड अस टू वॉच। कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा आपके दिल के करीब है और आप चाहेंगे इन लोगों को बताना कि आप लोग देखें उनको जरूर। देखिए, मैंने तो बहुत सारे शोज किए हैं, each one is in its own way favorite of mine, because I've always tackled different issues and themes with it. So if you're a youngster, I would say watch Remix, uh, Sadahak, D4. There was Ishan on Disney. And for the adults and the senior people, I would say watch Bado Bahu, watch Maryada, and you know, uh, watch shows like that which have a slice of life. Then Love Ka Intezar, which I had done for Star. मैं आपसे ना इन शोज जी, के तो आपको मुतालिक ये एक सवाल बताऊं, पूछना चाहूंगी कि ये शोज आपके पास आते थे या फिर आप इनको चूज करते थे? अगर आप इन शोज को चूज करते थे तो क्यों चूज करते थे, क्या वजह होती थी? नहीं तो I've been very I'm grateful to God and life and people who have on respected my talent, and they used to come to me with shows. Of course, you want to choose a show which you will do justice with. It's not a हम्म, financial transaction. It's about creating something. So it's very very important that you do a show that you like, because 1 month, 2 months down the line, you may not do justice to it, and then that's not fair to the people who have hired you in your believing that you can deliver for them. So obviously you हम्म, must choose the show you want to do. And I was always in the youth space because of the boarding school background. So Remix was about boarding school. It was a cult youth show, शहर जैसे या आप जानते हैं, that देखा है बचपन में, हम सब ने देखा होगा मुझे लगता है। किसी कोई that ऐसा spawned. बच्चा नहीं होगा while growing up in that era जिसने वो शो ना देखा हो। So I've always liked to take shows that challenge you, which have a human story to tell. So if बिल्कुल। I can, मतलब अगर मैं उस पे एग्जांपल दूँ तो
Remix was about boarding school life and kids finding their feet, coming from different stratas of society. Maryada dealt with homosexuality. So Homosexuality. we were showing as part of the main tracks, beautiful show. So we had to show the pathos of this man who जो हिंदुस्तान की कम्युनिटी का है बट वो कह नहीं पा रहा है कि मैं गे हूँ एंड ही इज बिल्कुल. मैरिड फॉर सोसाइटी अप्रूवल सोसाइटल हम्म. अप्रूवल तो वो और उसकी वाइफ किस दौर से गुजर रही है and there was about physical abuse in the other members and हम्म. it had a fabulous star cast also did justice and Tony Singh Diya Singh had made the show but तो मैं कहना चाह रहा था कि that's what attracted me because we were dealing with a human story we were dealing with human हम्म. complexity और उसको हम पेश कर रहे थे बड़ो बहू में it was about never heard Haryana background a father-in-law wanting his daughter-in-law to find her metal and become a female wrestler from a close-knit society जहाँ पे औरत को घूंघट में रखा जाता है तो we were telling a human story and a fight of this girl who needed to find her own expression and To express herself. herself to the world. Exactly. And the father-in-law Uh, of all the people supports her you know uh, 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 तो ये कहानियां मुझे बहुत प्रभावित करती हैं and I got attracted Sadda Haq was about college life आपका एक शो and है बोंगो, उसके बारे में भी कोई आपके फैन बोल रहे हैं कि नॉट फॉरगेटिंग बोंगो व्हिच आल्सो वेंट टू बी अ सुपर डुपर हिट. कुडोस टू यू बिग ब्रदर. yeah sorry yeah okay so बोंगो. Bongo of course was the first live if I'm not wrong I can stand open to correction on this but it was the first live animation serial out of India which had you know uh, you know uh, animated characters along with human beings like Who Framed Roger Rabbit. So it was a अच्छा. new space in India and there were only foreign benchmarks. तो वो शो उसके लिए बहुत interesting था because I got into a space which I had never been and it challenged me and I accepted it. And it was made by the people who are today who are dear friends and who have today made Chota Bheem. So Green Gold Animation. So they were the people behind this show, and that show did very well. It was on Doordarshan, and yes, it had appealed to the kids also. एक और So, सवाल yeah. ले लेते हैं इकबाल, हम यहाँ पे अपने आपके फैंस का स्पेशली. इकबाल, डायरेक्शन और एडिटिंग में से कौन सी जॉब ज्यादा चैलेंजिंग है और क्यों? So, so you see, this all the jobs जो आप फिल्म मेकिंग से ताल्लुकात रखते हैं are challenging. Whether it's writing like सर जब आप लिखती हैं तो इतना आसान नहीं होता है और the challenge lies in each field because the director is the captain of the ship and what is he trying to say because it is the writers so direction is very very challenging. I'll explain to you why because it's an invisible art. If you go to see an editor edits the film, a writer writes the film, music director gives the music, actor acts. So what does the director do? Director क्या करता है? So director जो है इन सब का मिश्रण घोल के पीता है और उसको एक अपना विजन देता है और उसको अपनी आंखों के थ्रू उस चीज को प्रदर्शित करता है लोगों को. So it's very challenging because it has the mindset of the writer, it has the mindset of the producer, it has the mindset of the actor. The DOP has his own suggestions. And then you come and you marry all those thoughts of those people and present it in your unique style of storytelling. That's why each director is different and his approach is different, their styles are different. And that is very, very important and pertinent to say. Isiliye, direction is a very, very challenging thing for me. Editing has its own challenge, but you have a product in front of you shot, which you further enhance with your class and with your belief and your way of bringing your vision to it.
तो इकबाल, मैं आपसे ये सवाल जानना डायरेक्शन। चाहूंगी, जैसा कि आपने मुझे बताया डायरेक्शन का और आपने मुझे बताया अपने शोज जो आपने डायरेक्ट करे हैं, तो मैं जी। जानना चाहूंगी कि आप ये जो सुसाइड प्रिवेंशन का कॉज और एचआईवी प्रिवेंशन का कॉज, इस दिशा में आप कब मुड़े और कैसे मुड़े? क्या अवेकनिंग थी वो कि आपने सोचा कि मैं इन लोगों की मदद करूं, कुछ करूं? नहीं नहीं नहीं, सो आई टेल यू व्हाट हैपेंस इज, तो जब मैं ये शोज करता था तो इसमें जब हम लोग ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते थे, एंड व्हेन आई यूज्ड टू हम्म। टेल द एक्टर ओके दिस सीन में क्राई, दिस सीन में डोंट हम्म। क्राई, कीप द टीयर्स विद इन यू, तो वहाँ पे हम्म। वो एक मेरे अंदर एक जागृत हुआ कि ये एक ह्यूमन इमोशन जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, दिस एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ टू, हम्म। हम्म। एंड you know there were these so long back there was this HIV पे हमने एक फिल्म बनाई थी एड्स पे, HIV पेशेंट्स हम्म। पे, मेड फॉर these lovely fashion designers Abu Jani, Sandeep Khosla, हम्म। who are like family to me. So they were committed to an NGO and they were doing a lot of work for the AIDS community, the HIV community. So वहाँ पे I made this film for HIV patients, which was हम्म। revolving around the interviews of mothers and children who, for ओके। no fault of theirs, have been infected with HIV. एचआईवी। Uh, yes, through their पार्टनर्स, हम्म। एंड उनको इंटरव्यू करना, उनकी आवाज़ें सुनना, रियल आवाज़ें, और उनको फिर स्क्रीन पे पेश करना विदाउट शोइंग देयर फेसेस बिकॉज दे वुड गेट ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय सोसाइटी, बिल्कुल। वो एक चैलेंजिंग था। और उस चीज़ ने मेरे अंदर बहुत सारे इमोशंस जो चोक्ड अप थे या जो ब्लॉक थे वो खोल दिए। दे हम्म। दे अलाउड मी टू डिस्कवर माई सेल्फ अगेन। It touched me no end. It was a life changing experience and a defining moment. And that film did great service for that NGO and for whenever it showed. It was anchored by Miss Dimple Kapadia ji. And from there, my empathy and belief towards helping society, my journey began from there. हम्म। And over the course of time, I realized that many people were very unhappy for various reasons in life. हम्म। So, so, in, so then I realized that uh, अगर वो वजह को मैं अगर ध्यान देता हूँ, तो then I'm only doing justice to that वजह. But हम्म। if I tackle unhappiness, tackle their mindset and their depression, then I हम्म। can help in helping them realize themselves, and whoever is undergoing that trauma for whatever reason, he'll be able to heal for that. So that is why I went into this larger space of mental health and suicide prevention and हम्म। tackling depression, and that's from where my journey began into making short films. And from there, we used to take it to हम लोग उसको suicide prevention cells पे ले जाते हैं, वहाँ पे film दिखाते हैं, and we realized that the film was inspiring them to come up and speak about their problems, you know, on that forum, or they would come later and speak to those people who were helping out. इकबाल, मैं इसी चीज से आपसे एक सवाल जानना चाहूंगी कि जब आप सुसाइड प्रिवेंशन सेल्स में अपने ये फिल्म्स बनाते थे और दिखाते थे लोगों को, तो वहां पे कोई ऐसा शख्स मिला जिसकी कहानी ने आपको बहुत ज्यादा हिला के रख दिया हो, नहीं नहीं, जिसकी कहानी से शायद आपने अपनी लाइफ को भी कनेक्ट करा हो देखिए कहीं वहाँ ना पे कहीं? हाँ। हर कहानी जो है अपने आप में हिला देती है इंसान को, बिकॉज बिल्कुल। आप रियलाइज करते हो कि कितना दुख और दर्द एक इंसान कैरी कर रहा है कि ही इज रेडी टू टेक हिज ओन लाइफ। उससे बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में कि एक इंसान अगर अपने आप अपने एक मिनट में अपनी जिंदगी खत्म करने को तैयार है, तो दैट इज अ वेरी वेरी बिग इशू in itself. So हम्म। every story there was is still a very powerful story, and each story, yeah, each
मसले को हमें बहुत अहमियत देनी पड़ती है सहर, because nothing is more important or less important. And so each story for me is very, very important that is conveyed there, because that person is going through it. For him, that's his most important story. तो बहुत कहानियां थी which I don't want to say on this forum, जो बहुत हिला दी. There was about physical abuse, there was about child mental abuse. abuse, child abuse, Yes, it is about various realizing abuses. Yeah, in so various many abuses. There relationships. is Yeah. abuses of children misbehaving with their parent, you know, Hmm. troubling them and all that. So that is what the problem was, Seher, and is Hmm. that we tend to see our family members or people close to us and take them for granted. We don't realize or sometimes don't pay attention to change in their moods and their behaviors, you know, Yeah. of that sort. And for me, uh, for saying that, because this topic makes me a little emotional. So please bear with me as I gather my words, because वो सब मंजर याद आते हैं जो जो लोग ने कहा है और उस जी, वक्त होते थे. जी. So it is very important that we observe around each other, our family members and friends. Begin from there. Ki why is there a change in their mood or attitude? And talk Hmm. to them. Just talk to them. Be a जी, friend. Reach out. And that's all we can do. See, I'm not a psychologist or a psychiatrist or a therapist. I'm no Hmm. authority on this field. My experiences have, are what they have taught me. And जो मैंने interact जी. किया लोगों के साथ, उससे मैंने सीखा है. But Hmm. मैंने एक चीज सीखा है कि come from the heart and project from the heart and talk from the heart and speak from the heart and present from the heart. So it's very, बिल्कुल. very important that we, as a common man, just reach out and talk and say, okay, what is the problem? Is there any issue? Let's talk and be a listener to begin with. Hmm. And you see ki how much of a difference it makes in a person's life. Then I realized that uh, by doing that, I was not reaching out to many people at a quicker pace. Then I Hmm. realized कि I'm a filmmaker, तो मुझे अपना visual medium ये platform use करना चाहिए to convey my my thoughts and present my way of trying to be a balm for people who are going through Giving this. them hope Present actually. an उनको एक उम्मीद दे दी आपने opportunity कि. for them to see, because films leave a lasting impact जी, on the visual. If you, अगर हमारी जैसे आज बात हो रही है, कई लोग सुन जी. रहे हैं, but एक दिन बाद, 2 दिन बाद शायद पूरा मुद्दा भूल जाए. But film is there for life to stay. जब आप जी. देखेंगे, तो फिर I decided that I should make films on this topic, Hmm. and I started making films on mental health and suicide prevention. But the challenge lay, how do you present it? So do you, Hmm. मतलब क्या आप वो एक्ट को ग्लोरीफाई करेंगे कि एक इंसान खड़ा है, अपने आप को मारने जा रहा है और मैं उस Hmm. चीज को तवज्जो दूं, जो अक्सर होता Hmm. है. तो मेरे को Hmm. बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ा, बहुत रिसर्च करना पड़ा, एंड Hmm. I interacted with a lot of people, and then I Hmm. realized कि no, let me send out a kind of a message, Hmm. So I thought of a way that I didn't want to just send out, बोलना नहीं चाहता था कि statistics दे दो कि इतने लोग मर रहे हैं, इतना हो रहा है, ऐसा हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, and interview लूं लोगों का सिर्फ, क्योंकि Hmm. person coming to watch who's going through it, he doesn't want to be told कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिंदगी में, और he doesn't want to feel worse, Hmm. you know. So I wanted to tell the story in a storytelling format, in an interesting manner, which is visually very appealing, enjoyable to watch, like how you would watch a film otherwise, Film. जी, जी. and yet convey your point, and Hmm. convey it in a powerful but subtle and a beautiful manner. But sometimes you have to say it hard hitting and in your face. So my first film was like that. Hmm. जो अच्छा. फिल्म थी वाई was about that, Bye. जिसमें राजकुमार कनौजिया ने एक्ट किया था, and Hmm. that was about a character who wanted to take his life,
because uh, you know he was being blamed for by society and by people कि he was not there for his family members when they took this step. So I wanted to convey to the world. I wanted to say to the world, Seher, ki, uh, what happens to people who are left behind? What trauma they go through? उनको you know सवालियों नजरों से देखा जाता है. लोग सवाल करते हैं, अरे यार तेरे को नहीं पता था, तेरा भाई ऐसा था यार, तेरे को उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था. And then you live with that guilt and that trauma. You know, so कि this is a very very तुम्हारी वजह important से हो aspect गया. to we need to convey to the world and present out, because it for even if for 10 seconds, if you can get the man or the person who wants to take his own life to think about it, that moment passes and he lives to fight another day. So it's very very important he goes through that, Seher. So I wanted to present my films through that medium, in through that way of and language of saying that thing. So we इकबाल use मैं this आपसे method, इकबाल मैं आपसे ये and सवाल it was जानना we चाहूंगी. got very very good response. इकबाल I आपको मेरी remember आवाज आ this रही है? very इकबाल very इकबाल emotional moment when we had finished watching the film, and she was middle aged, and she just held my hand. She had tears in eyes. She nodded her head, and she just gave me a hug. She gave me a hug for 5 seconds. She burst out crying, and she moved out from there. And that moment stayed with me. And then I got to know from those counselors later that she was, she did come for counseling later, and she, uh, is much at peace with herself today. So even if you can make a difference in one life. हाँ, जैसा कि आपने मुझे लास्ट में ये बताया कि आप एक लेडी से मिले जिन्होंने आपको 5 सेकंड हग करा और आपको पता चला कि वो काउंसलिंग कराने आती हैं. हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में इतनी सारी एक बाउंड्री सेट कर रखी है कि हम अपने बारे में कोई पर्सनल बात अपने सिबलिंग्स को भी आज तक बताना नहीं पसंद करते हैं. Yes, yes. बहुत सारी बातें I हैं जो हम अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ भी शेयर नहीं करते हैं. तो आप उस दीवार को कैसे तोड़ते हैं कि आप उन तक पहुंचे और उनसे बात कर पाए खुल के और उनको जान पाए. say I know ये बहुत difficult होता है ये मसला, but somewhere you have to trust yourself. Hello. हाँ. You have to trust yourself and reach out to that at least one person you trust will hear you out. And it begins normally with being with a friend. That's why having a good friend circle is very very important also. तो मैं कहूँगा कि हिम्मत जुटा के reach out, because आप जब आप बात करेंगे और आप उनको उनसे बात करेंगे और वो आपकी बात सुनेंगे, तो they'll give you a unbiased you know advice about this topic. But you have to have the courage to reach out. You have to even give a hint, even if you don't have the full-fledged courage, that I'm hurting, please talk to me. And and friends and family will pick up immediately. That's the beauty of relationships, whichever nature they may be. And they will then help you and guide you and take it from there. And you have to speak, because आपके मन में क्या है कोई नहीं बता सकता है. And I would suggest everyone ki, just like a common man, I am just a normal human being who feels. Just reach out to people, ask them how are you, what's happening. You want to talk about anything, especially where you see some signs of a change in behavior or whatsoever. And be a good listener, yeah, guys. There are a lot of people out there who want to say a lot of things, but there's nobody there to listen to them. So just reach out and listen. And that's the reason. And my voice is, for me, are my films through which I am reaching out, because then I can reach out to a larger audience. हमारी जो हम फिल्म बनाते हैं, क्योंकि एक वक्त में कितने भी amount of people can see that film, and the impact can be the same, which has been fortunately, and that is why they go to film festivals also. The message goes global about this, and we have been receiving very good response
for those films. Why, and including my other माय film. अनब्लड ब्रदर, आप उसके बारे में कुछ बताइए ऑडियंस को, आपने अभी बनाई थी हाल फिलहाल में। So my Unbred Brother is a film which was shot, जिसको हमने आयरलैंड और शिमला में शूट किया है, and it's a film made purely from the heart, which speaks about एक लोनली इंसान की कहानी है, दो लोनली इंसान की कहानी है, who are related and interconnected with each other, and how the action of one person impacts the other one's life, even though they are not very close to each other. And कैसे उसने जो स्टैंड लिया था, स्टेप लिया था, वो इस दूसरे इंसान पे कैसे प्रभावित हुआ, और वो कैसे डाउनवर्ड स्पाइरल पे चला गया, एंड it affected his life to the point that he wanted to take his own life, and how he fights back and finds a way to, you know, get out of this thought process and all that. The film is a journey of these two people, and it premiered at the Film Festival of Ireland, and recently was in Kolkata shots. Because of the COVID, many festivals have got cancelled and stuff like that. So it's going to go to many more festivals, and we have received very good response from people, whoever has seen it, even in closed groups at suicide prevention cells and stuff like that. So I want to reach out with these films to a larger world, and I'm hoping to continue making more of these kind of films, so that लोग को करेज मिले, हौसला मिले कि वो अपने अपने जिंदगी के बारे में लोगों से बात करें, कहें, और अपने जो इश्यूज हैं वो एड्रेस करें. तो ये हमारा मेरा मकसद है. एक आज का जो मुद्दा है, इकबाल, के लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोग सक्सेस के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमारा पैसा कहीं ना चला जाए। तो सक्सेस और वेल्थ की कोई हिफाजत नहीं कर सकता, वी ऑल नो दिस। क्या ये दोनों चीजें आपको भी बॉदर करती है? और Yes, अगर yes, करती हैं तो आप लड़ते कैसे हैं? हाउ यू फाइट नहीं, बैक, लाइक इन योर फिल्म्स आल्सो यू आर फाइटिंग बैक, तो आप इस प्रॉब्लम से कैसे फाइट बैक करते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी आज का सवाल जिसकी मुझे लगता है बहुत लोगों की मदद हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल है सर. ये सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा. बिल्कुल. एंड तो क्या है कि even I'm a human being, and I also have the same issues like most people. And the thing is कि we all are suffering from the same issue, and COVID-19 has affected all of us in various manners, and of course financial security, emotional security are main. और इस वक्त कई लोग डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हैं अनफॉर्चुनेटली. तो मैंने पहले मुझे बहुत अपसेट था, बहुत गुस्सा हुआ कि ये क्यों हुआ, और अब क्या होगा, काम को लेके क्या होगा, हाउ विल वी सर्वाइव. एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने इस चीज़ से समझौता कर लिया कि मैं अगर अपसेट रहूँगा, अग्रेसिव रहूँगा, तो ये हालात बदलने नहीं वाले. बट येस, इफ आई मेक पीस दिस, और मैं इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट कर लूँ, and I leave it to the divine, because he will make things all right for all of us also. And the support of your family members with each other, and their love for you, your love for them. That is how I pulled through. I've accepted the situation, and I've left it to the universe to resolve it. And I'm living day to day with this, you know. And I'm and my family members are strong believers of the divine, and our prayers, and that is what is keeping us going, besides talking to friends and family, you know, who are there for each other in times like these. And that's the best way to go about it. Just accept it for the moment, and just leave it to the divine. And I know it's बहुत आसान है ये सब कहना, because बहुत लोग उससे गुजर रहे कि कैसे होगा, कहाँ से कमाएंगे. बोलना बहुत आसान है, घर में फाके चल रहे हैं, कैसे खाना खिलाएंगे लाएंगे, स्पेशली जो बेचारे डेली वेज वर्कर्स हैं. बट
अपना बिलीफ और अपना रिजॉल्व अगर हारेंगे तो इट विल ओनली लीड अस टुवर्ड्स डिप्रेशन एंड हमारे मानसिक संतुलन पे असर पड़ेगा, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प द सिचुएशन. And basically is to reach out and try and do something, because everyone knows each one is going through this, and we should help Okay. out the people who are underprivileged by reaching out to them emotionally and financially if we are in a position to do so. But I'm living with it day to day, Seher, and I'm left it to the divine. That's how I am handling it. इट्स अ ब्रिलियंट एडवाइस इकबाल, और मुझे लगता है कि आज हमारी बातों से कुछ ना कुछ सीख हमारे ऑडियंसेस को मिली है। बहुत सारे देखिए, सवाल जवाब भी हो गए। मैं एक और मैं सवाल ले लेती हूँ जाते जाते। एक आपके लिए सवाल जो पूछा गया है कि आप बुक क्यों नहीं लिखते हैं, ऐसा एक आपका फैन पूछ रहे हैं कि होप यू राइट योर बुक ऑल्सो, वुड बी ग्रेट फॉर द सोसाइटी, रियल लाइफ स्टोरीज विल बी इंस्पिरेशन टू मेनी। but I don't know what the book should be about is what they're asking. But आपके I'm not. तजुर्बे, this I would. this whole life Uh, stories of so many people who never yeah. give up on their lives. Sir, thank you for that advice. But I don't have the capability to do writing, especially for a book or so. But I would definitely try and convey those stories through the visual medium, Visual medium. and make films or short stories. In fact, हमारी एक ट्रू स्टोरी पे नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह, कोविड-19 की वजह से इस साल अटक गया. So there is a foreign collaboration. Uh, uh, Talks on our script is ready, which was to start this year, but unfortunately things have pushed it to next year. And we are making a film on human life. We are trying to say and convey through that film. I'm sorry, this network is bad, so I keep getting distracted. But so there is It's a film okay. coming, which we call Scarred. It's an Indo-Australian project that will Wow. come, hopefully start mid next year, which will be a very, very big statement and inspirational film about, the value of life, which we are trying to put out there. And in the meantime, I'll be making my short films and presenting to the world. And I am also looking for people, like-minded people, to come forward, collaborate with us through stories, through coming on board and co-producing projects with us, and take this message across the world globally, and convey to the world uh, the importance of mental health, well-being, and the value of life vis-a-vis taking one's own life. So that is very, very important, and I shall continue to be there for people and present my way of trying to provide uh, a balming effect for society through mediums such as Nurture Life and Share You, who share the same vision and thought about us, like Farah ji, Farah Sarosh and you, who are doing a wonderful job at Nurture Life, and the team there. So I want to use platforms like your and join hands and take this message further through the visual medium, which is the medium I know, जो मैं जानता हूँ, and I know it's a very, very powerful medium and can have a great impact and have far-reaching changes towards mental well-being and stuff like that. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट्स, एंड आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, और आपके जो मिशन है उसको आगे तक ले जाना चाहेंगे। सो नर्चर लाइफ की तरफ से और नर्चर लाइफ टॉक्स की तरफ से हम लोग का सपोर्ट आपको हमेशा रहेगा, एंड वी आर रियली रियली इट्स सच अ प्लेजर टू बी विथ यू ऑन दिस शो टुडे, एंड वी आर रियली हैप्पी। और अब इजाजत चाहूंगी मैं इकबाल आपसे। आज हमारा शो Yes. हम यहीं पे खत्म करते हैं, इस वादे के साथ ऑडियंस के हम नेक्स्ट वीक आपके लिए एक नए होस्ट को, एक नए दोस्त को लेकर आएंगे। होस्ट तो मैं ही रहूंगी, दोस्त नए आ जाएंगे।
और दोस्तों ये हमारा जो शो जो लोग देख नहीं पाए हैं, इसका लिंक नर्चर लाइफ के पेज पे पोस्ट हो जाता है, तो आप लोग उसको देख भी सकते हैं और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा सकते हैं। ये बातें आपके थ्रू और लोगों तक पहुंचे तो ज्यादा फायदा होगा लोगों का इन बातों से, शायद कोई ना कोई हील हो जाए, शायद किसी को कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिल जाए इन बातों से। तो आप लोग शेयर करते रहिए, बातों का सिलसिला कायम रखेंगे अगले हफ्ते इसी दिन संडे को इसी वक्त 8 बजे। चलिए अलविदा दोस्तों, शुक्रिया इकबाल, शुक्रिया। Thank you. साइनिंग ऑफ। Thank you, बाय। Nurture Life थैंक यू Talks सो Seher. मच। Thank you. Thank you so थैंक यू much सो for मच। having me over, and God bless.